जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं कंजूस मालिक की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव के कोने में खपरेल की छत वाले एक आलीशान हवेली नुमा घर में रहता था सेठ बिरजू। नाम भले ही मधुर हो, पर उसका स्वभाव उतना ही कड़वा था जितना बासी नीम का रस। गांव में उसे सब लोग कंजूस मालिक कहते थे। कोई उसे सेठ जी कहकर नहीं बुलाता था, क्योंकि वह हर काम में पैसे की कटौती करता था, चाहे नौकर की पगार हो, मंदिर का चंदा या फिर अपनी ही पत्नी की दवाई। सेठ बिरजू की हवेली ऐसी थी जिसमें खजाने ज्यादा थे और रिश्ते कम। हर तिजोरी पर ताला, हर ताले पर चाबी, और हर चाबी को वो खुद अपने गले की सोने की चैन में लटकाए घूमता था। एक नहीं, पूरे 8 सोने की चाबियां। पर अजीब बात यह थी कि उनमें से सिर्फ एक ही चाबी किसी ताले में फिट बैठती थी। बाकी 7 चाबियां वो सिर्फ इसलिए पहनता था ताकि कोई सच्ची वाली चाबी पहचान न ले। उसके यहाँ काम करने वाला बुजुर्ग नौकर माधो करीब 40 साल से उसकी सेवा में था। वही उसे खाना देता, तिजोरी की धूल साफ करता और कभी-कभी रात को चोरी से उसकी तिजोरियों के पास खड़े होकर उसकी हरकतों को देखता। लेकिन वो कभी कुछ चुराता नहीं था, सिर्फ देखता और सिर हिलाता, मानो कह रहा हो, कंजूसी का अंत बुरा होता है सेठ जी। एक रात सर्दी की ठिठुरन में माधो की मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ा या भूख ने मार डाला, किसी को नहीं पता। सेठ बिरजू ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हुआ, एक पगार बच गई। पर उस रात के बाद कुछ बदलने लगा। पहली अजीब बात यह हुई कि हवेली की सबसे गुप्त तिजोरी, वो जिसमें उसने अपने बचपन की सारी जमा पूंजी रखी थी, खुद ब खुद खुली हुई मिली। उसमें से कुछ भी गायब नहीं था, पर ताला जमीन पर टूटा पड़ा था। सेठ बिरजू चौंका, पर डर के मारे किसी से कुछ कहा नहीं। उसने उसी जगह पर एक नया और मजबूत लोहे का ताला लगाया, इस बार 3 चाबियों वाला। कुछ दिन बाद हवेली के पीछे वाले हिस्से में एक बूढ़े की छाया देखी गई। रात के 2 बजे, जब पूरा गांव सोता था, हवेली के खपरेल के ऊपर से एक धीमी सी फुसफुसाहट आती, बिरजू, बचा ले जो बचा सकता है। ये स्वर ऐसा था जो सेठ को नींद में भी पहचान आता था। वो माधो की आवाज थी। सेठ घबरा गया। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर तीसरी अजीब बात हुई। हवेली के पुराने कुएं से, जो वर्षों से सूखा पड़ा था, अचानक पानी की आवाज आने लगी। और उसी कुएं की मुंडेर पर किसी ने राख से लिखा था, जिसे तूने भूखा मारा, वही अब भूख को जगाएगा। बिरजू अब डरने लगा था। उसने गांव के तांत्रिक बाबा रणछोड़दास को बुलाया। बाबा ने हवेली की धूल, चूहे की पूंछ और नींबू के रस से कुछ गड़बड़ सी क्रिया की और फिर बोले, माधो मरा नहीं है, उसका कर्ज बाकी है। जब तक तू अपने ताले खोलकर दूसरों के लिए नहीं खोलता, तब तक ये हवेली तुझे चैन नहीं लेने देगी। सेठ ने हंसते हुए कहा, बाबा, तुम भी तो पैसा लेते हो, मुफ्त में भूत भगाओ तब मानूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब ताले खुद बोलेंगे। और यह कहकर वो चले गए। उसी रात हवेली में रखे सारे ताले एक एक करके अपने आप खुलने लगे। उनकी चाबी से नहीं, बल्कि जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें मोड़ दिया हो। लोहे की चिटकनियां गिरती रहीं, अलमारियां खुलती रहीं, और सेठ बिरजू पसीने से भीगता रहा, जैसे उसकी तिजोरियां नहीं, उसकी आत्मा लुट रही हो। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए। हवेली के बाहर एक पर्चा चिपका था। उस पर लिखा था, किसी को भूखा मत सुलाओ, नहीं तो तिजोरी के ताले नहीं, आत्मा के ताले खुल जाते हैं। गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला पड़ा है। अंदर का पूरा खजाना, हर एक चीज, एक एक आदमी में बांट दी गई थी। कोई नहीं जानता कि किसने बांटी। सेठ कहता रहा कि वो लूटा गया है, मगर दरवाजों पर कोई टूट फूट नहीं थी। अब बिरजू अकेला था, तिजोरियां खाली और गले में सिर्फ एक चाबी, वो भी लोहे की। और वो कुआं, अब भी उससे रात में किसी की हंसी सुनाई देती थी, एक बुजुर्ग नौकर की शांत मगर गूंजती हंसी। उस सुबह जब तिजोरियां खाली पाई गईं और गांव के लोग चुपचाप हवेली के खुले द्वार से अंदर झांक रहे थे,
तभी धूल भरी सड़क पर एक सजी संवरी बग्घी आकर रुकी। उसमें से उतरे एक अजनबी, सफेद कोट, ब्रीफकेस हाथ में और आंखों पर गोल सुनहरी ऐनक। गांव वालों ने चुपचाप रास्ता दिया और वह सीधा सेठ बिरजू के सामने जा खड़ा हुआ। मैं हूं वकील प्रकाश मेहरा, उसने अपना परिचय दिया, और मैं आपके पुराने नौकर माधो की अंतिम वसीयत लेकर आया हूं। सेठ का चेहरा पहले ही फटा पड़ा था, अब और भी झुर्रियों से भर गया। क्या बकवास है ये? नौकर की वसीयत और मेरी हवेली में? उसने चिल्लाकर पूछा। वकील ने शांत स्वर में कहा, जी हां, यह वसीयत कानूनी है। आपकी संपत्ति आपके खजाने और आपके अतीत से जुड़ी है, और इसमें एक ऐसे वारिस का नाम दर्ज है जो आपके खून से जुड़ा हुआ है, पर आपने उसे कभी अपना नहीं माना। भीड़ सन्न रह गई। कौन है वो वारिस? कई लोग एक साथ बोल उठे। वकील ने ब्रीफकेस खोला और एक जर्जर कागज निकाला, जिस पर माधो का थरथराता हस्ताक्षर साफ दिखाई दे रहा था। माधो ने मरने से पहले इस वसीयत को मेरे पास भिजवाया। इसमें लिखा है कि जब वह जवान था, तब उसने सेठ बिरजू के परिवार की एक गहरी गलती को ढंकने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सेठ का चेहरा अब नीला पड़ चुका था। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, पर आवाज जैसे गले में ही फंस गई हो। वकील ने पढ़ना शुरू किया। मैं माधो यह स्वीकार करता हूं कि जो लड़का इस हवेली से दूर भेजा गया था, वह सेठ बिरजू की ही औलाद है, एक नौकरानी से जन्मा, पर खून उसी का। सेठ ने डर से उस बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया था और मुझे सौंप दिया कि मैं उसे पाले, लेकिन दूर, ताकि समाज में उसकी बात कभी न फैले। पर अब वो बच्चा बड़ा हो गया है। उसका नाम अर्जुन है। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। सेठ का बेटा, नौकर की देखरेख में। वकील ने जारी रखा, इस वसीयत के अनुसार अर्जुन ही असली वारिस है इस हवेली और संपत्ति का। और यदि सेठ बिरजू ने इस सच को स्वीकार नहीं किया, तो माधो ने पहले ही सारी संपत्ति गरीबों में बांटने की योजना बना ली थी। और वही हुआ। अब लोगों को समझ आने लगा कि हवेली की तिजोरियां किसने खोली थीं। शायद माधो ने मरने से पहले कोई तरकीब सेट की थी, या फिर वो सच में लौट आया था हिसाब बराबर करने। अर्जुन कहाँ है? एक ग्रामीण ने पूछा। वकील ने कहा, वो यहीं है, उसी गांव में, उसी चाय की दुकान पर काम करता रहा सालों से, जहां लोग उसे माधो का भतीजा कहते थे। लेकिन वो जानता था कि असलियत क्या है, और फिर भी उसने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ देखा, इंतजार किया और माधो की बातों को दिल में रखा। उसी समय भीड़ में से एक दुबला पतला युवक आगे आया। साधारण कपड़े, पर नजरों में अजीब सी ताकत। उसने सेठ की ओर देखा। कोई घृणा नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक गहरा खालीपन। मैं अर्जुन हूं, उसने धीमे स्वर में कहा, पर मैं यह हवेली नहीं चाहता। मेरे लिए वह आदमी जिसे मैंने बाबा कहा, सब कुछ था। सेठ बिरजू सिर्फ नाम का बाप है। वकील मुस्कुराया, पर यह संपत्ति अब तुम्हारी है, और अगर तुम चाहो तो इसे गांव के लिए एक पाठशाला में बदल सकते हो, जैसी माधो ने इच्छा की थी। गांव वाले तालियां बजाने लगे। सेठ चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से पहली बार पानी गिरा, पर वो आंसू पछतावे के नहीं थे। वो उस खालीपन के थे जो अब उसके पास था। तिजोरी, चाबियां, हवेली, सब छिन गया था। पर सबसे बड़ा नुकसान वो था जो उसने बहुत पहले कर लिया था, अपने बेटे को पहचानने से इनकार करके। उस रात अर्जुन ने हवेली में घुसकर कोई तिजोरी नहीं खोली, बस एक दरवाजा खोला, पुरानी बैठक का, जिसे उसने लाइब्रेरी में बदलने की शुरुआत की। सेठ उसे चुपचाप देखता रहा, जैसे पहली बार किसी को हकदारी से कुछ बनाते देख रहा हो। हवेली अब भी खड़ी थी, पर उसमें से कंजूसी की गंध मिट चुकी थी। अर्जुन के हवेली के आंगन में कदम रखते ही जैसे पूरे गांव का मिजाज बदलने लगा था। जहां पहले हवेली के गेट पर ताले लटकते थे, अब वहीं बच्चों की हंसी गूंजती थी। अर्जुन ने माधो की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए हवेली के एक हिस्से को पाठशाला में बदलने की योजना बना दी थी। वकील प्रकाश मेहरा अब गांव का नियमित मेहमान बन गया था, अर्जुन के कानूनी मामलों में मदद करने के लिए। पर बदलाव के इस दौर में एक और मोड़ आने वाला था, और वो मोड़ था सोहन उर्फ चतुर। गांव में उस दिन दोपहर का वक्त था, जब एक बंजारा टाइप लड़का, माथे पर लाल कपड़ा बांधे, एक लटकती झोली और हाथ में पुराना रेडियो लेकर हवेली के बाहर पहुंचा।
वह मस्ती में सीटी बजाता हुआ अंदर चला आया, मानो यह सब उसका ही था। गार्डन में बैठा सेठ बिरजू जब उसे देख रहा था तो पहले तो सोचा कोई मजाक करने आया है, लेकिन लड़का बेधड़क उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, नमस्ते कंजूस सेठ। अब मेरी हवेली में आराम से बैठा जा सकता है या बैठने की फीस है? सेठ आंखें तरेरने ही वाला था कि तभी अर्जुन और वकील मेहरा भी आ पहुंचे। तुम कौन? वकील ने संदेह से पूछा। लड़का मुस्कुराया, नाम है सोहन, लेकिन सब मुझे चतुर कहते हैं, और मैं ये साबित करने आया हूं कि असली वारिस मैं हूं, अर्जुन नहीं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। वकील ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सोहन ने झोली से एक बेहद पुराना धूल भरा कागज निकाला। एक अलग वसीयत। उस पर माधो का नाम नहीं था, लेकिन एक महिला का दस्तखत था, जिसका नाम था सावित्री। वो वही नौकरानी थी जिसके बारे में कहा गया था कि सेठ बिरजू की गलती से एक बेटा हुआ था। सावित्री मेरी मां थी, सोहन ने गंभीर स्वर में कहा। उसने मुझे पालने से पहले एक अनाथालय में छोड़ा था, पर मरने से पहले उसने मुझे ये पत्र सौंपा था और बताया कि मेरा असली बाप कौन है। ये कागज उसी के दस्तखत के साथ है। अर्जुन चुप खड़ा था। उसकी नजरें नीचे झुकी थीं। वकील के चेहरे पर चिंता थी। वो कागज लेकर बैठा, उसे गौर से देखा, फिर बोला, ये दस्तावेज जो असली लगता है, पर यह सवाल उठता है कि दोनों में से असली वारिस कौन है? सेठ का चेहरा पहली बार उत्साहित हुआ। हाँ, हाँ, अब समझ आया। देखो कैसे लालच में आकर दूसरा भी आ गया। यही तो मैं कहता था कि इस अर्जुन को सब कुछ सौंपना गलती थी। सोहन ने उसकी बात काटी। सेठ जी, मुझसे ज्यादा तो आप खुश लग रहे हैं। वैसे आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मैंने हवेली की तिजोरी से कुछ नहीं लिया, बस उसकी चाबियां खोजी थीं, और मुझे उनमें से एक चाबी उस कुएं के नीचे से मिली थी जहां कभी सावित्री बैठा करती थी। अर्जुन ने तब पहली बार आंख उठाकर सोहन की तरफ देखा। तो तुम वो लड़के हो जिसे गांव वाले बंजारे की औलाद कहते थे? सोहन मुस्कुराकर बोला, हां। और तुम वो हो जिसे माधो का भतीजा कहते थे। लगता है हमारा परिचय पहले ही हो चुका है, बिना नाम के। वकील ने दोनों को शांत किया। देखो, दोनों ही अपने अपने दावों में मजबूत हो सकते हैं, पर अब तय होगा डीएनए टेस्ट से। कानून किसी को बिना ठोस सबूत के वारिस नहीं बनाता। अर्जुन ने सिर हिलाया और सोहन ने मुस्कुराकर कहा, चलिए, सेठ जी का खून ही अब उनकी असली कमाई बताएगा। अब पूरे गांव की नजरें एक नए तमाशे की ओर थीं, जहां अब संपत्ति की लड़ाई सिर्फ कागजों से नहीं, खून से तय होने वाली थी। पर उस रात जब सभी सो रहे थे, हवेली के पिछले हिस्से में एक और चिट्ठी किसी ने दरवाजे पर चिपका दी। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिसने खून बहाया वो नहीं, जिसने खून पाला वही असली वारिस है। सेठ ने वो पढ़ा और पहली बार खुद को हर तरफ से हारता महसूस किया। सोहन के दस्तावेज भले ही असली साबित हुए हों या नहीं, पर वकील प्रकाश मेहरा ने वसीयत की एक अनदेखी शर्त का खुलासा किया, जिसने पूरी हवेली की हवा ही बदल दी। माधो द्वारा दर्ज की गई पूरक वसीयत के अनुसार वकील ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ बिरजू को अगले 6 दिन तक उस संभावित वारिस यानी सोहन को अपने बेटे जैसा व्यवहार देना होगा। अगर इन 6 दिनों में वह उसे अपनाने लायक साबित हुआ, तभी अंतिम फैसला अर्जुन या सोहन के हक्कब में दिया जाएगा। सेठ ने तो जैसे माथा पीट लिया। 6 दिन इस झक्की के साथ, इसे तो चाय भी दो तो दूध का हिसाब पूछता है। पर वकील ने ठंडे स्वर में कहा, अगर आपने मना किया तो आपकी संपत्ति पर राज्य हस्तक्षेप करेगा। और इस तरह शुरू हुआ कंजूस सेठ का असली इम्तिहान और सोहन की चतुराई का 6 दिनीय महासंग्राम। सुबह होते ही सोहन ने हवेली की रसोई में कदम रखा। पापा जी, उसने पूरे प्यार से कहा, नाश्ते में बादाम वाला दूध चाहिए, एक नहीं 2 ग्लास, और साथ में मक्खन लगी पराठी। और हाँ, अंडे की जर्दी फेंक दीजिएगा, मैं सिर्फ सफेदी खाता हूं, हेल्थ के लिए। सेठ का चेहरा पराठे की तवा जितना गर्म हो गया, लेकिन वसीयत की शर्त के आगे चुपचाप चाय की जगह दूध गर्म करने लगा। सोहन ने ऐलान किया, अब जब बेटा हूं तो पापा के पैसों से थोड़ी सी शॉपिंग करनी चाहिए। हवेली से शहर तक की टांगे बुक करवा दी है। शाम को सूट सिलवाऊंगा और आपको भी एक दिलवाऊंगा। बस पैसे दीजिए।
सेठ ने बटुआ तो निकाला, लेकिन हर नोट को ऐसे देखा जैसे उससे बिछड़ते ही जान निकल जाएगी। अंत में सोहन ने खुद ही गिनकर 200 रुपए कम रखे और बोला, रख लो पापा जी, आदत एक दिन में नहीं जाती। आज हम चिड़ियाघर चलेंगे, सोहन ने ऐलान किया। और पापा पिकनिक का झोला लेकर चलेंगे, जिसमें सैंडविच, जूस और खट्टा मीठा सब कुछ चाहिए। सेठ ने विरोध किया। मैं सेठ हूं, नौकर नहीं। सोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, नौकर नहीं, बाप हो, और बच्चों की जिद तो बाप ही पूरी करता है ना। पूरा गांव तब उस दृश्य को देख रहा था जब सेठ दोपहर की धूप में खटारा झोला लेकर तालाब किनारे बैठा था, जबकि सोहन चप्पल उतारकर पानी में मछलियां देख रहा था। पापा जी, आज मैं आपके सारे पुराने ताले खोलूंगा, देखना है उनमें क्या बचा है। सेठ तो जैसे पसीने में डूब गया, पर शर्त के चलते मना नहीं कर पाया। सोहन ने एक एक तिजोरी खोली, चाबियां उलटी सीधी घुमाई, और फिर कुछ नहीं लिया। बस हर तिजोरी में एक नोट छोड़ गया, जिस पर लिखा था, जिस ताले ने बांटने से इनकार किया वो अब खाली पड़ेगा। आज तो सोहन ने हद ही कर दी। उसने हवेली में बच्चों को बुलाकर कंजूसी हंट का आयोजन कर दिया। एक खेल जिसमें बच्चे हवेली के हर कोने में छिपी पुरानी चीजें खोजते। बच्चों ने पुराने ताले, टूटे बर्तन, एक हीला हुआ गुल्लक और सेठ का छिपा हुआ बिस्कुट का डिब्बा तक निकाल लिया। सेठ सिर पकड़कर बैठा रहा और गांव वाले पहली बार उसकी हवेली में हंसी की आवाजें सुनते रहे। अंतिम दिन सोहन ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। बस सुबह आकर बोला, पापा जी, आज आपको कुछ नहीं देना, बस इतना बताइए कि इन 6 दिनों में पहली बार कैसा लगा किसी को देना। सेठ ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। उसके होंठ कांपते रहे और फिर वो धीमे से बोला, पहली बार ऐसा लगा कि जो दिया वही लौट कर आया। सोहन मुस्कुराया और बोला, तो फिर अगले 7 जन्मों तक मैं आपका बेटा बना रह सकता हूं, अगर चाहें तो। सेठ की आंखें भर आईं, लेकिन तभी सामने वकील खड़ा हुआ, एक लिफाफा हाथ में। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, उसने कहा। सेठ और अर्जुन दोनों सांस थामे खड़े थे, लेकिन सोहन सोहन मस्त होकर बरामदे में बैठे कुत्ते के साथ मुंह बनाकर खेल रहा था। बरामदे में वकील मेहरा की आवाज गूंजी, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें उस व्यक्ति का नाम साफ दर्ज है जिसके खून में सेठ बिरजू का अंश बहता है। गांव के लोग सांस रोके खड़े थे। सेठ की आंखें अब केवल रिपोर्ट पर थीं, जैसे उसके जीवन की आखिरी आशा उसी में बंद हो। वकील ने धीरे से लिफाफा खोला, रिपोर्ट बाहर निकाली और एक क्षण की चुप्पी के बाद कहा, अर्जुन नहीं है सेठ बिरजू का बेटा। गांव में सनसनी फैल गई। सेठ हक्का बक्का रह गया। उसकी पीठ कुर्सी से सट गई, जैसे जमीन खिसक गई हो। फिर उसके चेहरे पर अजीब सी राहत की लहर आई, शायद ये सोचकर कि चलो, अब कोई वारिस नहीं बचा, हवेली मेरी। पर तभी वकील ने कहा, और सोहन भी नहीं है आपका बेटा। अब हवेली की छत पर जैसे बिजली गिरी हो। सबकी आंखें अब वकील, सोहन और सेठ के बीच घूमने लगीं। सेठ चिल्लाया, तो ये सब क्या था? 6 दिन का ड्रामा, हवेली का तमाशा, मेरे पैसे की बर्बादी? ये लड़का कौन है? और तुम वकील या ठग? वकील मेहरा ने गहरी सांस ली और अपने ब्रीफकेस से एक और फाइल निकाली। अब असली वसीयत पढ़िए सेठ जी। ये वो दस्तावेज है जो माधो ने खुद अपने हाथ से लिखा था और जिसे अब तक मैंने छिपा कर रखा था, एक वजह से। कागज पर शब्द सजे थे, पर ये शब्द आग जैसे थे। यदि तू सेठ बिरजू किसी को बेटा कहने के लायक बन पाया, बिना उसके खून की जांच किए, बिना उसके दस्तावेज मांगे, तो समझ लेना कि तेरा मन बदल गया है। जिसने तुझे खींच कर बाहर निकाला तेरी कंजूसी से, जो तेरे पैसे से ज्यादा तुझे बदलना चाहता है, वही है तेरा असली वारिस। पर अगर तू खून की रिपोर्ट का गुलाम बना रहा, तो तू जीवन भर तिजोरी का कैदी रहेगा। सेठ कांप रहा था। उसने पीछे पलटकर सोहन की ओर देखा। वो वहीं खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, आंखों में कोई छल नहीं, पर पूरी शरारत मौजूद। सेठ बड़बड़ाया, तो ये सब एक खेल था, एक साजिश? वकील ने सिर झुकाकर कहा, नहीं सेठ जी, ये एक पाठ था जो माधो ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, और हमने सिर्फ उसकी योजना पूरी की। सोहन कोई वारिस नहीं, कोई बेटा नहीं, बस एक चतुर कलाकार है, एक अनाथ, जिसे माधो ने अपने आखिरी समय में यही काम सौंपा था।
तुम्हें बदलने का। सेठ अब एकदम खामोश हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवेली की दीवारों तक को जैसे सांस लेने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन सामने आया, बोला, मैं जानता था कि मैं सेठ का बेटा नहीं हूं। माधो ने मुझे सब बताया था, पर उसने यह भी कहा था कि अगर तूने सेठ को उसके पैसे से नहीं, उसकी सोच से जीता, तभी कुछ बदल सकता है। इसलिए मैं पीछे रहा और चतुर आगे बढ़ा। सेठ की आंखें अब कुछ और कह रही थीं। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी एक रोटी के खर्च पर लड़ता था, अब एक हंसी के लिए तरसता हुआ लगा। उसने धीरे से कहा, सोहन, बेटा या नहीं, लेकिन तुझे मैं माफ नहीं करूंगा। सोहन का चेहरा फीका पड़ गया। माफ नहीं करूंगा क्योंकि तूने मुझे हर दिन जिंदा किया है, सेठ आगे बोला। और पहली बार मुझे वो थकान अच्छी लगी जो दूसरों की खुशी में आती है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। हवेली के बाहर खड़े बच्चे फिर से अंदर भागे। किसी ने सेठ के गले में फूलों की माला डाल दी। और सोहन, जो अब तक सिर्फ चतुर था, अब सबके लिए वो बन गया जिसने सेठ को इंसान बना दिया। सेठ ने तिजोरियों की चाबियां खुद जाकर हवेली के मेन हॉल में टांग दी और बोला, अब ये हवेली मेरी नहीं, गांव की है। वकील मेहरा ने आखिरी कागज में दस्तखत कर दिए। सेठ बिरजू ने आधिकारिक रूप से अपनी संपत्ति गांव विकास ट्रस्ट के नाम कर दी थी। हवेली अब खजाने की नहीं, कहानियों की जगह बन गई थी। कंजूस सेठ अब भी वहीं था, पर अब वो बच्चों को टॉफियां बांटता था और चाय में एक चीनी ज्यादा डालने लगा था। कभी कभी सबसे बड़ी विरासत खून नहीं, बदलाव होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।